यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। व्योम की डरावनी आवाज सुनकर घबराहट की वजह से चांद नीचे गिरने की हुई कि व्योम ने झटके से उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में उठाते हुए कहा, क्या हम ऐसे फेरे कंप्लीट कर सकते हैं? पंडित जी कुछ कहते इससे पहले ही व्योम चांद को अपनी गोद में लेकर फेरे कंप्लीट करने लगा। उसने टेढ़ी नजरों से चांद के चेहरे की तरफ देखा, जो कि अपनी आंखें बंद करके चुपचाप उसकी गोद में थी। उसके चेहरे को देख व्योम भी जैसे किसी और की दुनिया में खो गया। उसने खुद से कहा, शी इज सो ब्यूटीफुल। कहते हुए व्योम ने अपने फेरे कंप्लीट कर लिए। उसे चांद की आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं पता था, पर उसे चांद दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगी थी और व्योम को तो वैसे भी खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद थी। फेरे कंप्लीट होने के बाद उसने चांद को नीचे उतार दिया। चांद तो जैसे व्योम के टच करने से सदमे में ही चली गई थी। उसने एक बार भी अपनी आंखें खोलकर उसे नहीं देखा था, पर वह महसूस कर सकती थी कि उसका होने वाला पति बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और मजबूत है। कुछ ही देर में शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी। व्योम ने चांद के गले में मंगलसूत्र और माथे में सिंदूर भर दिया था। अब चांद पूरी तरह से व्योम की पत्नी हो चुकी थी। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। पंडित जी की बात सुनकर भी व्योम ने उन्हें कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस स्टुपिडिटी। उनकी बात पर बेचारे पंडित जी चुप हो गए। सावित्री जी ने उसे घूरते हुए कहा, व्योम पर। व्योम ने उन्हें इग्नोर करके चांद की तरफ देखते हुए कहा, ये कौन सी फैमिली की बेटी है? दिखने में तो काफी खूबसूरत है, पर मैं आज तक इसे किसी पार्टी में नहीं देखा। व्योम के सवाल पर सावित्री जी चुप हो गई। वह जानती थी कि व्योम को हमेशा से अपने लेवल की लड़कियां पसंद थी, जो कि उसके कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो व्योम को कैसे चांद की सच्चाई बताएं। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी व्योम का मोबाइल बजने लगा। उसने एक नजर चांद की तरफ देखा और मोबाइल उठाते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से विवेक ने कहा, सर मिस्टर विलियमसन आज ही लंदन के लिए निकलने वाले हैं, इसलिए वो इस वक्त मीटिंग करना चाहते हैं। मैं क्या करूं? विवेक की बात सुनकर व्योम ने एक नजर चांद और सावित्री जी की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूं। कहते हुए व्योम ने अपने गले में पहना हुआ दुपट्टा चांद के हाथ में दे दिया और वहां से जिस रूम में उसने कपड़े चेंज किए थे, उस तरफ चला गया। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर सावित्री जी ने चिल्लाते हुए कहा, व्योम रुकिए, पर व्योम ने उनकी बात नहीं सुनी और उनकी बातों को अनसुना करके वहां से चला गया। वही चांद अपने हाथ में व्योम के दुपट्टे को देखने लगी। उसकी आंख से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। उसने शादी को लेकर बचपन से काफी सपने देखे थे। पहले उसकी शादी ऐसे इंसान के साथ होने वाली थी, जो उस उम्र में 3 गुना ज्यादा बड़ा था, और अब ऐसे इंसान के साथ हो गई थी, जिसे वह जानती ही नहीं थी। सावित्री जी ने गहरी सांस लेकर चांद के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा वो ऐसा ही है, उसे काम के अलावा कभी कुछ नहीं दिखता। फिलहाल हम घर चलते हैं, शाम को हम उसके अच्छे से खबर लेंगे। चांद ने कुछ नहीं कहा और बस अपना सर हिला दिया। अंजलि को चांद का बर्ताव कुछ अजीब लग रहा था। मुश्किल से चांदनी उसकी हर बात पर 2 या 3 बार हाँ या ना में जवाब दिया था। उससे ज्यादा उसने कुछ कहा ही नहीं था। वह भी सोच रही थी कि आखिर ये लड़की कौन से परिवार से बिलोंग करती है, क्योंकि अपर क्लास की पार्टी इसमें उसने आज तक चांद को नहीं देखा था। कुछ ही देर में अंजलि, चांद और सावित्री जी अग्निहोत्री मैंशन के लिए निकल गई थी। चांद बस चुपचाप बैठकर खिड़की से बाहर के नजरों को देखकर सोच रही थी कि अब उसकी आने वाली जिंदगी में क्या होगा। दूसरी तरफ होटल प्लाजा में व्योम बिजनेस सूट में एक फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था। उसके चेहरे पर काफी सख्त एक्सप्रेशन थे। विवेक भी उसके साथ ही मौजूद था। क्लाइंट के साथ करीब उसकी मीटिंग 2 घंटे तक चली। मीटिंग कंप्लीट होने के बाद क्लाइंट ने व्योम से हाथ मिलाते हुए कहा, आई एम वेरी हैप्पी मिस्टर अग्निहोत्री कि हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। हम हमारे न्यू प्रोजेक्ट को नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर देंगे। चलिए, हमारे डील फाइनल होने की खुशी में आज एक पार्टी एंजॉय करते हैं। उसके इतना कहते ही प्राइवेट रूम का दरवाजा खोल खूबसूरत लड़कियां अंदर आ गई, जिन्होंने काफी ज्यादा रिपलेंट कपड़े पहने हुए थे, जिनमें उनकी बॉडी मुश्किल से ही ढकी हुई थी। उनके हाथ में चैंपियन की बोतल थी। उनमें से एक लड़की आकर फॉरेन क्लाइंट की गोद में बैठ गई और दूसरी लड़की भी व्योम के करीब बैठने लगी। उसने व्योम के गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, हेलो हैंडसम। कहते हुए वो लड़की व्योम की गोद में बैठ गई। व्योम चुपचाप बैठा हुआ था। वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। उस लड़की ने व्योम के होठों की तरफ देखते हुए कहा, आपके होंठ कितने ज्यादा रसीले हैं। कहते हुए वो अपने होठों को व्योम के होठों की तरफ ले जाने लगी। उसके होंठ पर उनके होठों के करीब आ ही रहे थे कि तभी व्योम ने बीच में अपना हाथ रखकर उसे गुस्से से देखते हुए कहा, गेट आउट। व्योम की कुछ से भरी आवाज सुनकर वो लड़की जल्दी से उसकी गोद से उठकर खड़ी हो गई। फॉरेन क्लाइंट, जो कि दूसरी लड़की के साथ एंजॉय कर रहा था, उसने हैरानी से कहा, व्हाट हैपेंड मिस्टर अग्निहोत्री?
व्योम ने फॉरेन क्लाइंट को घूरते हुए कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। कहते हुए व्योम वहां से बाहर चला गया। उसकी बात सुनकर फॉरेन क्लाइंट्स के साथ साथ विवेक भी हैरान हो गया, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसे तो लड़कियां बस इस्तेमाल करने की चीज लगती थी, पर आज वो इस तरह से खुद एक खूबसूरत लड़की को रिजेक्ट करके वहां से चला गया था। विवेक ने अपना सर हिलाया और क्लाइंट से कुछ कहकर बाहर आ गया, जहां पर व्योम कॉल पर किसी से बात कर रहा था। विवेक ने व्योम के पास आकर कहा, सर अब आपको कहाँ जाना है, मेंशन या फिर ऑफिस? व्योम ने कुछ सोचा, अचानक से उसकी आंखों के सामने चांद का खूबसूरत सा चेहरा आ गया। उसने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेंशन, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ मेरा इंतजार कर रही होगी। व्योम की बात सुनकर विवेक की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। व्योम ने विवेक की तरफ देखते हुए कहा, पता लगाओ कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, क्योंकि मैंने आज तक उसे नहीं देखा था, और यह भी पता लगाओ कि दादी उसे कैसे जानती है। जब तक मैं मेंशन पहुंचता हूँ, मुझे सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास मिलनी चाहिए। कहते हुए व्योम जाकर अपनी कार में बैठ गया। विवेक ने बस अपना सर हिला दिया और वह भी चांद के बारे में पता लगाने के लिए चला गया। वह हम अपनी कार में बैठकर बस चंद के खूबसूरत चेहरे को याद कर रहा था। उसे वैसे भी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वर्तिका को उसने बस इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर चुना था क्योंकि वो सोसाइटी में उसके कंधे से कंधा मिलने लायक थी। अब जब वर्तिका ने उसे धोखा दे दिया था तो व्योम को वर्तिका से कोई मतलब ही नहीं था। चांद दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि उसने खुद ही अंदाजा लगा लिया था कि वो किसी अच्छे परिवार से बिलोंग करने वाली होगी। बस वह जानना चाहता था कि आखिर वो उसके लेवल के परिवार से है या नहीं। वही अग्निहोत्री मेंशन में चांद इस वक्त सावित्री जी के रूम में उनके सामने बैठी हुई थी। सावित्री जी ने प्यार से चांद की तरफ देखते हुए कहा, हम जानते हैं बेटा, इस वक्त आप काफी ज्यादा डरी हुई है और काफी ज्यादा नर्वस भी है, पर ये दिन हर लड़की की जिंदगी में आता है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारा पोता बहुत अच्छा है, पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि वो दिल का बहुत अच्छा है। आपको उन्हें अपने प्यार से जीतना है। आप है ही इतनी प्यारी कि वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, और जब कभी आपको लगे कि आपको किसी मदद की जरूरत है, हमें सब कुछ बता देना। हम आपके लिए आपकी दादी हैं। चांद ने सावित्री जी की तरफ देखकर अपना चेहरा नीचे झुकते हुए कहा, पर अगर हमारे मामा जी और मामी जी को पता चल गया तो वो हमें फिर से अपने साथ लेकर जाएंगे। हम उनके साथ नहीं जाना चाहते। कहते हुए चांद की आंखों से आंसू निकलने लगे। चांद की बात सुनकर सावित्री जी ने प्यार से कहा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो अग्निहोत्री परिवार की बड़ी बहू और व्योम सिंह अग्निहोत्री की बीवी को हाथ लगा सके। आप अभी अपने पति के बारे में कुछ जानती नहीं है, पर धीरे धीरे आपको उनके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल हम आपको आपके रूम में छोड़ देते हैं, क्योंकि अब से आप व्योम के साथ उनके रूम में रहेंगे। सावित्री जी की बात सुनकर चांद को घबराहट होने लगी, पर उसने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप सावित्री जी के साथ भी उनके रूम में आ गई। दूसरी तरफ कार में व्योम विवेक के कॉल का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में वो अग्निहोत्री मेंशन पहुंचने वाला था। उसने खुद से कहा, बस 5 मिनट। अगर 5 मिनट के अंदर अंदर तुमने मुझे नहीं बताया तो शायद तुम दुनिया से दूर चले जाओ। व्योम ने विवेक से इतना कहा ही था कि विवेक ने उसे मैसेज किया। व्योम ने जैसे ही मेल ओपन करके चांद की इंफॉर्मेशन पढ़ी, उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने गुस्से से कहा, दादी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उन्होंने मेरी शादी एक गांव की गवार से कर दी। व्योम को चांद के बारे में पता चल गया था कि वो एक गांव से भागी हुई लड़की है, जिसकी शादी होने वाली थी और वो मंदिर की सीढ़ियां पर सावित्री जी को मिली थी। यह इंफॉर्मेशन बॉडीगार्ड्स ने ही विवेक को दी थी, और विवेक ने व्योम को व्योम चांद के खूबसूरत चेहरे को देखकर खुश था, पर अब जब उसे पता चल रहा था कि वो उसकी हैसियत की नहीं है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसे सिर्फ स्टेटस से मतलब था, और अब उसकी शादी एक गांव की गवार से हो चुकी थी। एपिसोड 7। व्योम इस वक्त गुस्से से पागल हो रहा था। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि उसकी बीवी एक गवार है, एक गांव की ऐसी लड़की जो अपनी शादी से भाग कर आई है। उसने गुस्से से अपने बाल खींचते हुए कहा, आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया दादी माँ। आपने एक गवार से मेरी शादी कर दी। यू नो ना कि मुझे स्टेटस वाली लड़की से शादी करनी थी। कहते हुए व्योम की आंखें काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी। कुछ ही देर में उसकी कार अग्निहोत्री मेंशन के सामने आकर रुकी। कार के रुकते ही ड्राइवर ने जल्दी से आकर दरवाजा खोलते हुए व्योम, जो कि पहले से ही गुस्से से पागल हो चुका था, तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद करके बाहर आ गया। उसका गुस्सा देखकर उसके बॉडीगार्ड्स और मेंशन के सिक्योरिटी गार्ड्स काफी ज्यादा डर गए। व्योम ज्यादातर टाइम गुस्से में ही रहता था, पर आज उसका चेहरा काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। वो हमको से तेज कदमों से चलता हुआ अंदर आया। लिविंग रूम में उसे कोई भी नजर नहीं आया। उसने चिल्लाते हुए कहा, दादी माँ। व्योम के चिल्लाने की आवाज सुनकर सावित्री जी, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर ही रहती थी, वो जल्दी से अपने रूम से बाहर आ गई। उन्होंने उसके गुस्से को देखकर खुद से कहा, क्या उसे पता चल गया? कहते हुए उन्होंने खुद को संभाला और व्योम के पास आकर प्यार से कहा, क्या हुआ? अपनी दादी को देखकर भी व्योम ने चिल्लाते हुए कहा, आपने मेरी शादी उस गवार से क्यों करवाई है? क्या दुनिया की सारी लड़कियां मर गई थी? मैंने यह नहीं कहा था ना कि मुझे किसी पर्टिकुलर लड़की से शादी करनी है। आपकी बात मानकर मैं शादी के लिए रेडी हो गया, पर आपने क्या किया? आपने एक ऐसी लड़की से मेरी शादी करवा दी, जो एक अनपढ़ है, जो एक ऐसे गांव से बिलोंग करती है, जहां के लोगों के अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं होती। इनफैक्ट वो एक छोड़ी हुई लड़की है।
व्योम की बात सुनकर सावित्री जी ने जल्दी से घबराकर ऊपर देखा। थर्ड फ्लोर पर व्योम का रूम था, इसलिए उन्हें डर नहीं था कि चांद उनकी बातें सुन लेगी, पर फिर भी वह नहीं चाहती थी कि बेचारी नाजुक सी चांद उनकी बातें सुनकर टूट जाए। उन्होंने व्योम की तरफ देखकर प्यार से कहा, हम आपको सब कुछ बताते हैं, पहले शांत हो जाए। व्योम ने गुस्से से कहा, मैं शांत नहीं रहूंगा, मैं इस शादी को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। वैसे भी हमारी सिर्फ मंदिर में शादी हुई है, अभी तक हमारी लीगल तौर पर शादी नहीं हुई है। अभी के अभी उसे गवार को घर से निकालिए, मुझे उस गवार के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है। व्योम की बात सुनकर सावित्री जी, जो कि अब तक शांति से बात कर रही थी, उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बार बार उन्हें गवार कहना बंद कीजिए, चांद नाम है उनका और आपकी पत्नी है वह। सावित्री जी की बात सुनकर व्योम के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसने हंसते हुए कहा, आपने क्या कहा? पत्नी? डू यू रियली थिंकिंग मैं उस गवार को अपनी बीवी मानूंगा? दुनिया में लड़कियां खत्म नहीं हो गई है। आपको अगर बहू चाहिए तो मैं किसी एजुकेटेड लड़की से, जो हमारे स्टेटस से मैच करती हो, ऐसी लड़की से शादी करूंगा, किसी गांव की गवार से नहीं। व्योम की बात सुनकर सावित्री जी ने गुस्से से कहा, व्योम बकवास बंद कीजिए, शादी हुई है आपकी, और शादी कोई गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं होता कि आज कर दी और कल तोड़ दी। शादी एक पवित्र बंधन है जो 7 जन्मों के लिए बंध जाता है। अब चांद ही आपकी बीवी है और आपको उन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। कमी क्या है उस बच्ची में? इतना पैसा तो है आपके पास, फिर क्यों आपको अपने ही स्टेटस की लड़की चाहिए? आखिर इतने पैसों का करना क्या चाहते हैं आप? सावित्री जी की बात सुनकर व्योम ने इरिटेट होते हुए कहा, पैसे मेरे पास बहुत है, पर मुझे स्टेटस वाली लड़की चाहिए, जिससे मैं सोसाइटी के सामने प्राउड के साथ अपनी बीवी कह सकूं। और आपको लगता है कि मैं सोसाइटी के सामने उसे गवार को लेकर जा सकता हूं? वह गवार क्या कहेगी? क्या वह 2 लोगों के सामने खड़ी होकर बोल पाएगी? इसलिए वह मंदिर में इतनी ज्यादा डरी हुई थी। मुझे एक कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंस लड़की चाहिए थी और आपने मेरे गले में एक गाय को बांध दिया। मैं कोई गाय का खूंटा नहीं हूँ। व्योम के चिल्लाने की आवाज सुनकर अंजलि भी सेकंड फ्लोर से बाहर आ चुकी थी। व्योम की बातें सुनकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने नीचे आकर व्योम की तरफ देखते हुए कहा, भाई क्या हुआ? व्योम ने अंजलि को घूरते हुए कहा, दादी ने उस गवार से मेरी शादी कर दी। यू नो वॉट, वो एक गांव से है, ऐसे गांव से जहां पर पढ़ाई का दूर दूर तक नाम निशान नहीं है। शायद उसे पढ़ना भी ना आता हो। इनफैक्ट वो तो अपनी शादी से भाग कर आई है। व्योम की बात सुनकर अंजलि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपनी दादी की तरफ देखते हुए कहा, दादी माँ, आप भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आपने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अंजलि और व्योम की बातें सुनकर सावित्री जी ने अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए कहा, चुप हो जाओ तुम दोनों, बहुत हो गई तुम दोनों की बकवास। हमारी बात कान खोल कर सुन लीजिए। आपकी शादी चांद से हुई है और आपको उनके साथ ही रहना होगा। रही बात कोर्ट मैरिज की, तो आपकी कोर्ट मैरिज भी हो चुकी है। सावित्री जी की बात सुनकर व्योम कंफ्यूज होकर उनकी तरफ देखने लगा। सावित्री जी ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मीटिंग रूम में आपने बिना देखे पेपर साइन कर लिए थे, उसमें आपकी मैरिज का पेपर भी था और अब तक हमने उसे कोर्ट में सबमिट कर दिया है। अब लीगल तौर पर चांद आपकी वाइफ है। सावित्री जी की बात सुनकर भी व्योम ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर दी। वो अपनी दादी के साथ बदतमीजी नहीं करना चाहता था। अगर यही काम उसकी दादी की जगह पर किसी और ने किया होता तो व्योम अब तक उसे इंसान की जान लेकर चुका होता। अंजलि भी हैरानी से अपनी दादी की तरफ देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी दादी, जो उसके भाई से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है, वो इस तरह से उसके भाई की शादी एक गवार के साथ कर सकती है। व्योम ने सावित्री जी की तरफ देखते हुए कहा, फाइन, आपको शौक है ना उस गवार को मेरे गले बांधने का, तो अब देखिए कि मैं उसकी क्या हालत करता हूँ। 2 दिन के अंदर अंदर वो खुद मुझे छोड़कर भाग जाएगी। यह व्योम अग्निहोत्री का प्रॉमिस है। कहते हुए व्योम तेज कदमों से सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। वही उसकी बात सुनकर सावित्री जी ने मन ही मन घबराते हुए कहा, है महादेव, अब ये क्या करना चाहते हैं हमारी मासूम सी चांद के साथ? उन्हें शक्ति दीजिएगा। हमें यकीन है कि हमारी चांद सभी मुश्किलों को पार कर लेंगी और व्योम के दिल में खुद के लिए जगह बना लेंगी। सोचते हुए सावित्री जी अपने रूम में वापस जाने लगी। वो वहां से जा पाती इससे पहले ही अंजलि ने गुस्से से कहा, दादी माँ, मॉम सच कहती है, आप एक नंबर की इडियट है। कहते हुए अंजलि भी गुस्से से वहां से चली गई। सावित्री जी के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और वह भी अपने रूम में आकर अपने पति की तस्वीर को देखकर आंसू बहाने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, सबको लगता है कि हमने व्योम के साथ गलत किया है। आप ही बताइए, अगर वो लड़की वर्तिका आहूजा हमारे घर में आ जाती तो क्या होता? वो हमारे घर को पूरी तरह से बर्बाद कर देती। एक बार विकास की पसंद को इस घर जगह देकर हमने अपने घर की हालत देख ली है। हम दोबारा वही गलती कैसे कर सकते थे? कहते हुए उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने अपना मोबाइल उठाकर किसी का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से एक लड़के ने उनका कॉल उठाकर खुशी भरी आवाज में कहा, दादी माँ बोलिए, काम हो गया क्या? अब मैं इस चुड़ैल को छोड़ सकता हूँ। पिछले 6 घंटे से इसे किडनैप करके रखा है, बस उसने मेरा चेहरा नहीं देखा। यह अच्छी बात हुई, वरना अगर यह मेरा चेहरा देख लेती तो पक्का मेरी जान ले लेती। उस लड़के की बात सुनकर सावित्री जी ने हंसते हुए कहा, अध्याय इतनी नौटंकी करने की जरूरत नहीं है और अब उसे छोड़ दीजिए।
सावित्री जी की बात है सुनकर अध्याय ने अपने सामने कुर्सी पर बेहोश पड़ी वर्तिका की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है दादी माँ, वैसे भी इस चुड़ैल को इतनी देर से संभालते संभालते मैं थक चुका हूँ। पता नहीं भाई को इसके अंदर क्या अच्छा दिखता है जो इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। इसे देखकर उल्टी आती है। ओके, मैं कुछ देर बाद घर आ रहा हूँ, कहकर उसने कॉल कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ व्योम गुस्से से सीढ़ियों से चढ़ता हुआ थर्ड फ्लोर पर आ गया। इस वक्त वो काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसने गुस्से से अपने रूम की तरफ देखते हुए कहा, जरूर इस गवार लड़की ने काला जादू किया है, वरना मेरी दादी माँ ऐसी तो नहीं थी। वो तो हमेशा मेरी खुशियों के बारे में सोचती थी। ऐसे कैसे उन्होंने इस गवार से मेरी शादी कर दी, वह भी एक दिन की मुलाकात में। अब ये तो वही बताएगी। कहते हुए व्योम गुस्से से तेज कदमों से चलता हुआ अपने रूम के बाहर आ गया। उसने तेजी से लात मारकर रूम का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। अंदर आते ही रूम के अंदर की गई डेकोरेशन को देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। पहले ही उसका दिमाग खराब हो चुका था और ऊपर से उसके रूम में फैली हुई है गंदगी। वो उनको गुस्सा दिला थी। उसे बिल्कुल भी गंदगी बर्दाश्त नहीं होती थी। वो हमेशा अपने रूम को क्लीन देखना पसंद करता था। रूम में चारों तरफ कैंडल चल रही थी, साथ ही गुलाब की पंखुड़ियां भी बिछी हुई थी। बेड को भी सुहागरात की तरह सजाया गया था। व्योम ने अपने बालों को खींचा और गुस्से से अंदर आ गया। अंदर जाकर उसने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा, उसे चांद कहीं भी नजर नहीं आए। व्योम ने चिल्लाते हुए कहा, ए लड़की कहाँ हो तुम? व्योम की आवाज सुनकर उसे खुद कोई रिप्लाई नहीं मिला। अब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से बेड की बेडशीट को खींचकर उसे नीचे फेंककर चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा है, कहाँ छुप कर बैठी हो तुम? तुम्हें क्या लगा था मेरी दादी को फंसाकर तुम इस घर पर राज कर लोगी? व्योम अग्निहोत्री इतना इडियट नहीं है कि तुम्हारी जैसी गवार को अपनी बीवी मान लेगा। कहाँ छुपी हो? अभी के अभी बाहर आ जाओ। अगर तुम 2 सेकंड के अंदर अंदर बाहर नहीं आई और मैं तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम खुद की शक्ल देखने के लायक नहीं रहोगी। कहते हुए व्योम अपने रूम का सामान तोड़कर चिल्लाने लगा। काफी देर तक इस तरह से तोड़फोड़ करने और चिल्लाने के बाद भी जब उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला तो उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। वो गुस्से से और सामान तोड़ने ही वाला था कि उसका ध्यान बालकनी की तरफ गया। उसने खुद से कहा, कहीं ये बालकनी में तो नहीं? इसे क्या लगता है यह मुझे छप जाएगी? मैं इसे छोड़ दूंगा। नहीं, इसने व्योम अग्निहोत्री से पंगा लिया है। इसका सबक तो इसे सिखाना ही होगा। कहते हुए व्योम तेज कदमों से चलता हुआ बालकनी के पास आ गया। उसने झटके से दरवाजा खोला और बालकनी में यहाँ वहां नजर घुमाकर देखने लगा। चारों तरफ देखने के बाद भी उसे चांद कहीं भी नजर नहीं आए। व्योम को अब हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था और गुस्से से पलटकर मैं जाने ही वाला था कि उसका ध्यान झूले पर सिकुड़कर सो रही चांद पर गया। इस वक्त वो शादी के जोड़े में झूले पर सुकून से सो रही थी। उसका आधा चेहरा बालों से ढका हुआ था और व्योम बस उसका आधा चेहरा देख पा रहा था। चांद को इस तरह से सुकून से सोते हुए देखकर व्योम के चेहरे का गुस्सा पल भर में गायब हो गया और वह अपने आप धीमे कदमों से चलता हुआ चांद के पास आ गया। चांद के ऊपर इस वक्त आसमान के चांद की रोशनी पड़ रही थी जो उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। व्योम अपनी जगह पर खड़ा होकर किसी मूर्ति की तरह चांद के खूबसूरत से चेहरे को देख रहा था। उसे पता ही नहीं चला और उसका हाथ अपने आप चांद के बालों को उसके चेहरे से हटाने के लिए आगे बढ़ गए। उसने हल्के हाथों से चांद के बालों को उसके चेहरे से हटाया। अब उसके सामने चांद का खूबसूरत चेहरा था। व्योम झूले के सामने घुटनों के बल बैठकर उसके खूबसूरत से चेहरे को देखने लगा। चांद इस वक्त सिकुड़कर लेटी हुई थी। उसका छोटा सा चेहरा और भी ज्यादा क्यूट लग रहा था। उसके लिए इस वक्त होंठ पाउट के शेप में थे जो कि व्योम को अजीब सा एहसास करा रहे थे। व्योम इस वक्त अपना गुस्सा जैसे पूरी तरह से भूल चुका था। ये भी कह सकते हैं कि चांद के चेहरे को देखने के बाद वो जैसे हिप्नोटाइज हो गया था। उसने धीरे से खुद से कहा, क्या सच में कोई इतना खूबसूरत हो सकता है? कहते हुए व्योम अपनी उंगलियों से चांद के गालों को टच करने लगा। चांद के गाल किसी न्यू बॉर्न बेबी की तरह सॉफ्ट थे जिन्हें टच कर व्योम को अजीब से गुदगुदी का एहसास होने लगा। व्योम चांद के सामने घुटनों के बल बैठकर उसके सॉफ्ट गालों को टच कर रहा था। चांद की रोशनी में चांद का खूबसूरत सा चेहरा और भी ज्यादा प्यारा लग रहा था। इस वक्त व्योम अपने गुस्से को पूरी तरह से भूल चुका था। वो बस उसके प्यारे से चेहरे को देखकर किसी और ही दुनिया में चला गया था। चांद के चेहरे की मासूमियत देखकर भी व्योम को अजीब सा एहसास हो रहा था। वह भी चांद के गालों को और टच करने ही वाला था कि अचानक से उसके दिमाग में विवेक की बातें घूमने लगी। अगले ही पल उसे याद आया कि वो क्या कर रहा है। उसने गुस्से से चांद की तरफ देखा और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। व्योम ने सुकून से सो रही चांद की तरफ देखकर अपने बाल खींचते हुए कहा, मेरी जिंदगी को बर्बाद करके ये सुकून से सो रही है। इसे लगता है कि ये सुकून से जी पाएगी। इसे बताना होगा कि व्योम अग्निहोत्री की जिंदगी में उसकी मर्जी के बिना आने की क्या सजा होती है। कहते हुए व्योम ने चांद के नाजुक से हाथ को पकड़ लिया। उसके हाथ को टच करते ही व्योम का दिमाग फिर से उल्टी दिशा में घूमने लगा। उसका हाथ काफी ज्यादा सॉफ्ट था। अगले ही पल व्योम ने गुस्से से कहा, एल तुझे इस तरह से भटकना नहीं है व्योम। कहते हुए हमने झटके से चांद का हाथ पकड़कर उसे झूले से नीचे गिरा दिया। चांद जो कि सुकून से सो रही थी, अचानक से झटका लगते ही मुंह के बाल फ्लो पर गिर गई। नीचे गिरते ही उसके मुंह से एक जोरदार चीज निकल गई, पर व्योम को तो शायद उसकी चीख से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर एटीट्यूड से उसे घूरने लगा।
चांद ने अपनी आंखों को मजबूरी से बंद किया हुआ था क्योंकि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसे सामने ही व्योम नजर आया, जो कि इस वक्त काफी डरावना लग रहा था। उसे देखकर चांद की हालत खराब होने लगी। उसकी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगे। उसने डरते हुए कहा, आप कब आए? हमें माफ कर दीजिए, वो हमें नींद आ गई थी। कहते हुए चांद जैसे तैसे उठकर खड़ी हो गई। नीचे गिरने की वजह से उसे कमर में तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसने अपने निचले होंठ को बाइट करके अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर व्योम की आंखें छोटी हो गई क्योंकि चांद की यह हरकत काफी ज्यादा सेड्यूसिंग थी। व्योम ने चांद के पास आकर झटके से एक हाथ से उसके बालों को पकड़ते हुए कहा, तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? अचानक से व्योम करीब आने की वजह से बेचारी चांद की हालत खराब हो गई। ऊपर से उसकी बालों की मजबूत पकड़ की वजह से उसे दर्द होने लगा। चांदनी आंसू भरी आंखों से व्योम की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, और यह सेड्यूस क्या होता है? चांद की बात सुनकर व्योम अजीब नजरों से उसे घूरने लगा। अगले ही पल उसने चांद के बालों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, ओ माय गॉड, तुम तो वह जबरदस्त वाली गवार निकली। तुम्हें सेड्यूस का मतलब ही नहीं पता। कहते हुए व्योम की पकड़ चांद के बालों पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई। चांद ने बच्चों की तरह रोते हुए कहा, प्लीज छोड़ दीजिए, हमें दर्द हो रहा है। चांद की बात सुनकर भी व्योम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, तुम्हें दर्द होगा या नहीं, ये तुम्हें मेरी लाइफ में आने से पहले सोचना चाहिए था कि क्या तुम्हारी औकात है तुम व्योम अग्निहोत्री की बीवी बनो। समझती क्या हो तुम खुद को? व्योम की बातें सुनकर चांद घबराहट की वजह से कांप रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वो कुछ बोलना चाहती थी पर उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। व्योम की पकड़ भी उसके बालों पर काफी मजबूत थी। चांद को ऐसा लग रहा था जैसे उसके बाल आज उखड़ जाएंगे। उसने काफी डरी हुई आवाज में कहा, हमें छोड़ दीजिए, हमें दर्द हो रहा है। चांद की दर्द भरी आवाज सुनकर व्योम ने उसकी आंखों में देखा। चांद की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। वो इस वक्त इतनी ज्यादा इनोसेंट और मासूम लग रही थी कि किसी का भी दिल उस पर आ जाए। एक पल के लिए तो व्योम अपने गुस्से को भूलकर उसके बालों को छोड़ते ही वाला था, पर अगले ही पल जैसे ही उसे याद आया कि इस लड़की ने कैसे अपनी बातों में फंसाकर उसकी दादी को शादी के लिए तैयार किया है, उसकी आंखें फिर से गुस्से से फिलहाल हो गई। व्योम ने चांद के बालों को झटके से छोड़कर उसे नीचे धक्का दे दिया। चांद दोबारा फ्लो पर गिर गई। इस बार उसे अपने हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने रोते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहते हुए चांद ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो वो उसे डरावनी नजरों से देख रहा था। व्योम को ऐसे देखकर चांद हाथों के बल चलते हुए पीछे की तरफ से रखने लगी। उसने रोते हुए कहा, प्लीज हमें मत मारना, हम हाथ जोड़ते हैं। कहते हुए चांद अपने दोनों हाथ जोड़कर फूटकर रोने लगी। वही उसकी बात सुनकर व्योम की आंखें छोटी हो गई। उसने तो अभी तक चांद पर हाथ भी नहीं उठाया था और ये लड़की कह रही थी कि मुझे मत मारना, इसका क्या मतलब हो सकता था? व्योम का दिमाग ये सब सो ही रहा था कि उसने खुद से कहा, ये लड़की मुझे अपनी बातों की जाल में फंसाकर बचाना चाहती है, पर मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। बीवी बनना चाहती है ना मेरी, इस घर की रानी तो बनना चाहती है ना, अब इसे बनाऊंगा अपनी नौकरानी। सोचते हुए व्योम चांद के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने चांद की तरफ देखते हुए कहा, रो क्यों रही हो? तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। तुम्हारे जैसी दो कौड़ी की लड़की, तुम्हारे जैसी गवार लड़की जिसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं है, वो अब व्योम अग्निहोत्री की वाइफ बन चुकी है। वैसे काला जादू सीखा कहाँ से तुमने? काफी अच्छा और अमेजिंग काला जादू कर लेती हो। व्योम की बात सुनकर चांद की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से मासूमियत से कहा, काला जादू ये कौन करता है? कहते हुए उसके चेहरे पर डर नजर आने लगा। व्योम ने उसे घूरते हुए कहा, तुम करती हो काला जादू? तुमने मेरी दादी पर काला जादू किया है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे जैसी गवार के साथ मेरी शादी कर दी। तुमसे 1000 गुना ज्यादा लड़कियां मुझसे शादी करने के लिए तड़प रही है और दादी ने उन सबको छोड़कर तुमसे मेरी शादी करा दी। मुझे इस वक्त इतना गुस्सा करा रहा है कि दिल कर रहा है कि तुम्हें छत से नीचे फेंक दूं। व्योम की बात सुनकर चांद के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमें मरना नहीं है। कहते हुए वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। उसे सिर्फ व्योम की पर्सनैलिटी से काफी ज्यादा डर लग रहा था। एक तो व्योम के सामने वो छोटे से बच्चे की तरह थी और उसके सामने खड़ा ये हट्टा कट्टा इंसान इतनी डरावनी बातें कर उसकी हालत खराब कर रहा था। चांद के डरे हुए चेहरे की तरफ देखकर व्योम ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, वैसे तुम्हें पता है ना शादी के बाद की रस्में क्या होती है? व्योम की बातें सुनकर चांद डरी हुई नजरों के साथ मासूमियत से उसे देखने लगी। चांद के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वो हमने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, ओ कामोन, इतना इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ, जो सामने तो सती सावित्री बनती है और पीछे शीला की जवानी में डांस करती है। वैसे आज हमारी सुहागरात है। डू यू नो ना सुहागरात में क्या होता है? या गांव के गवारों को ये भी पता नहीं होता? व्यायाम की बात सुनकर चांद डरी हुई नजरों से उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर डर के साथ कंफ्यूजन नजर आ रही थी। व्योम ने चांद के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते हुए कहा, क्या हुआ, डर लग रहा है? मुझसे शादी करते वक्त डर नहीं लगा था? बोलो। कहते हुए व्योम चांद के और करीब आ रहा था। चांद ने रोते हुए कहा, प्लीज हमने कुछ नहीं किया,
हम सच कह रहे हैं, हम हमारे महादेव की कसम खाकर कहते हैं। कहते हुए चांद ने अपनी गर्दन पर चिमटी काट ली। उसकी हरकत देखकर व्योम ने इरिटेट होते हुए कहा, स्टॉप इट, मैं तुम्हारी इस नॉनसेंस पर यकीन करने वाला नहीं हूँ। वैसे अपने दिमाग से ये खुशफहमी निकाल दो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा। तुम ना मेरी टाइप की हो, नहीं तुम्हारी औकात ही नहीं है कि मैं तुम्हें टच करूं। वैसे दिखने में काफी खूबसूरत हो पर फिर भी आई डोंट लाइक इट। कहते हुए व्योम अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। वही चांद घबराई हुई नजरों से उसे ही देख रही थी। उसे व्यायाम की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। व्योम ने पीछे पलटकर चांद को घूरते हुए कहा, मेरे रूम में आने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए ना कोई जगह है, ना मेरे रूम में। पड़ी रहो यहीं पर लाइफ टाइम। कहते हुए चांद को आंख मारकर अपने रूम में चला गया। उसने अंदर से बालकनी का दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। वो समझ गया था कि बारिश होने वाली है। वो चांद को रात भर बारिश में भीग कर उसे टॉर्चर करना चाहता था, ताकि अगली सुबह वो खुद ही उसे छोड़कर भाग जाए। वही व्योम की बात सुनकर कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, चांद की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा जहां पर सिर्फ अंधेरा था। चांद भी जैसे अब छप चुका था। उसने रोते हुए कहा, क्यों महादेव, क्यों आपने हमारी जिंदगी में इतना दर्द क्यों लिखा है? अब लगा था कि हमारी जिंदगी में खुशियां आ जाएगी, पर आपने तो हमारी जिंदगी में ऐसे इंसान को भेज दिया जिसे हम पसंद ही नहीं है। क्या हम इतने बुरे हैं महादेव? कहते हुए चांद वहीं पर लेट गई। नीचे गिरने की वजह से उसे कमर में तेज दर्द महसूस हो रहा था, जिस वजह से उठ नहीं पा रही थी। चांद अभी अपना चेहरा नीचे झुकाकर रो ही रही थी कि उसे अपने ऊपर पानी की बूंद का एहसास हुआ। चांद ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो आसमान से बारिश होना स्टार्ट हो चुकी थी। शायद आसमान भी चांद के दर्द में उसके साथ रो रहा था। चांद बस अपनी आंसू भरी आंखों से आसमान की तरफ देख रही थी। बारिश की बूंदों ने उसके आंसुओं को छुपा दिया था। वही रूम के अंदर से व्योम शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए चांद को देख रहा था, जो बारिश में भीग रही थी। कुछ ही देर में बारिश तेज हो चुकी थी। बारिश के साथ साथ बिजलियां भी कड़क रही थी। चांद बालकनी के कोने में घुटनों के बल मुंह छुपाकर रो रही थी। उसे बिजलियों की तेज आवाज से बहुत डर लगता था, पर इस वक्त उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने रोते हुए दरवाजे की तरफ देखा, जो कि बंद था। चांद जैसे तैसे लड़खड़ाते कदमों से उठकर खड़ी हुई और दरवाजे के पास आ गई। उसने अपने दोनों हाथों से दरवाजे पर मारते हुए कहा, प्लीज दरवाजा खोलिए, हमें डर लग रहा है। व्योम अभी तक सोया नहीं था। वो रूम के अंदर से ही चांद की हालत को देख रहा था। उसने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने कहा था ना, मेरे रूम में, मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। एंजॉय योर फर्स्ट नाइट स्वीट हार्ट। वैसे भी तुम्हारा नाम चांद है ना, तो तुम्हें आसमान के साथ ही सुहागरात मनानी चाहिए। कहते हुए अपने बेड पर जाकर सुकून से लेट गया। उसके चेहरे पर इस वक्त एक तिरछी मुस्कुराहट थी। वही चांद दरवाजे के सामने ही रोते हुए घुटनों के बल बैठ गई। बिजलियां तेजी से चमक रही थी। उसने अपना चेहरा घुटनों में छुपाकर अपने दोनों हाथों को कान पर रख लिया और रोते हुए कहा, है महादेव, इतनी तकलीफ देनी थी तो हमें जिंदा क्यों रखा? हमें हमारी माँ और बाबा के साथ क्यों नहीं लेकर चले गए? कहते हुए चांद और जोर से रो रही थी। अभी भी बारिश तेजी से हो रही थी। बिजलियां चमक रही थी। वही रूम के अंदर व्योम सुकून से अपने बेड पर लेटा हुआ था। उसे चांद से कोई मतलब ही नहीं था। उसने एक नजर बालकनी के ग्लास वॉल से बाहर देखने की कोशिश की तो उसे चांद की हल्की सी छवि नजर आई, जो कि घुटनों में अपना मुंह छुपाकर बैठी हुई थी। उसने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, 2 दिन में तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम खुद मुझे छोड़कर भाग जाओगी मिस गवार। कुछ देर बाद व्योम की आंख लग चुकी थी और वो सुकून से किंग साइड बेड पर लेटा हुआ था। वही बालकनी में चांद की हालत खराब हो चुकी थी। बारिश काफी तेज हो रही थी। ऊपर से बिजलियां भी काफी ज्यादा चमक रही थी। चांद को तो पहले से ही बिजली के खड़कने से डर लगता था और अब उसकी हालत खराब हो चुकी थी। दुल्हन के भारी भरकम लहंगे में वो इस वक्त भीगी हुई थी। ठंड से उसकी हालत खराब हो रही थी। उसके दांत भी किटकिट कर रहे थे। चांद ने अपनी आंसू भरी आंखों से बालकनी के दरवाजे की तरफ देखा, जो कि वो हमने अंदर से बंद कर दिया था। उसने अपनी आधी खुली आंखों से धीरे से कहा, आप बहुत बुरे हैं, उनकी तरह ही बुरे हैं। कहते हुए चांद की आंखें बंद हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग व्योम की नींद हमेशा की तरह सुबह के 6 बजे खुल गई। वो उठकर सीधा क्लोजेट में कपड़े चेंज करने के लिए चला गया, क्योंकि उसे 6 बजे जिम के लिए जाने की आदत थी। कपड़े चेंज करके वो हम सीधा जिम चला गया। वो पूरी तरह से चांद के बारे में भूल चुका था। शायद वो अपनी डेली रूटीन लाइफ को फॉलो कर रहा था। जिम में करीब 2 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद 8 बजे तक भी हम वापस रूम में आ गया। रूम में आते ही उसका टेबल पर रखा हुआ मोबाइल रिंग करने लगा। व्योम ने टेढ़ी नजरों से मोबाइल की तरफ देखा और मोबाइल पर फ्लैश होते नाम को देखने लगा। वर्तिका का नंबर देखा कर ही व्योम का दिमाग खराब हो चुका था। वर्तिका के धोखे की वजह से ही उसे अपनी दादी की मर्जी की लड़की यानी कि चांद जैसी गवार के साथ शादी करनी पड़ी थी। व्योम ने कॉल उठाते हुए कहा, बोलो वर्तिका, हमने इतना कहा ही था कि दूसरी तरफ से वर्तिका ने रोते हुए कहा, व्योम, कल मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था, जिस वजह से मैं शादी में नहीं पहुंच पाए। मुझे नहीं पता वो कौन थे और कौन नहीं, पर उन्होंने आज सुबह ही मुझे छोड़ा है। तुम सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने मेरी क्या हालत की है। कहते हुए वर्तिका जोर जोर से रोने लगी। वही वर्तिका की बात सुनकर व्योम की आंखें छोटी हो गई। अपने गुस्से से कहा, एक्स, क्या तुम्हें मैं पागल नजर आता हूँ?
तुमने कॉल पर साफ साफ कहा था कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मारा जा रहा हूँ? क्या मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ? मैं बस फॉर्मेलिटी के लिए तुमसे शादी करने वाला था, पर अब मैं वह भी नहीं करूंगा। अगली बार से बकवास करने के लिए कॉल मत करना, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। वैसे तो तुम्हें मैं बर्बाद करके रहूंगा। तुमने व्योम अग्निहोत्री को धोखा देने की कोशिश की है और मैं धोखेबाजों को माफ नहीं करता। कहते हुए व्योम ने कॉल कट कर दिया। हालांकि उसने वर्तिका की बातों को झुठला दिया था, पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में यही घूम रहा था कि जो वर्तिका पिछले 3 सालों से पागलों की तरह शादी के लिए उसके आगे पीछे घूम रही है, वो इस तरह से शादी करने से इनकार कैसे कर सकती है। उसने जल्दी से अपने असिस्टेंट विवेक को कॉल करते हुए कहा, मुझे अभी के अभी पता करके बताओ कि वर्तिका कल दिन भर कहाँ थी, और क्या सच में वह आज सुबह ही अपने घर आई है? तुम्हारे पास 15 मिनट का वक्त है। 15 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा हुआ तो अपना रेजिग्नेशन लेकर तैयार रखना, कहकर व्योम ने कॉल कट कर दिया और बाथरूम की तरफ जाने लगा। तभी उसका ध्यान बालकनी की तरफ गया। बालकनी को देखते ही उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसे कल रात को जो कुछ भी हुआ था, सब कुछ याद आने लगा। उसने धीरे से कहा, क्या वो गवार अभी भी वहीं पर होगी? सोचते हुए व्योम, जिसने इस वक्त शर्ट नहीं पहनी हुई थी, वो लोहा में ही बालकनी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। बालकनी के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने देखा तो बालकनी में अभी भी पानी भरा हुआ था। शायद कल रात को काफी तेज बारिश हुई थी। व्योम ने दरवाजा खोला और बालकनी में आ गया। उसने चारों तरफ नजरें घूमकर देखा, पर उसे चांद कहीं भी नजर नहीं आई। ये देखकर भी उसकी आंखें छोटी हो गई। व्योम ने खुद से कहा, क्या ये लड़की बालकनी से नीचे कूद गई? कहते हुए उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। तभी उसका ध्यान कुछ दूरी पर लाल रंग की चुनरी पर गया, जिसे देखते ही व्योम के कदम अपने आप इस डायरेक्शन में बढ़ने लगे। उसने पास जाकर देखा तो उसका ध्यान चांद पर गया, जो कि बेजान सी बालकनी में लेटी हुई थी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और उसका चेहरा सफेद था। एक पल के लिए उसे देखकर व्योम के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन आ गए। उसने चांद के पास आकर उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा था ना, मेरी लाइफ में आने की तुम्हारी औकात नहीं है मिस गवार। कहते हुए उसने झटके से चांद को गोद में उठाया और उसे लाकर रूम में बेड पर पटक दिया। चांद की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, जिसे देख करके व्योम के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने खुद से कहा, अब ये खुद यहाँ से भागेगी। कहते हुए उसने साइड टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल उठाकर अपनी फैमिली डॉक्टर को कॉल करते हुए कहा, अदिति आंटी, जितनी जल्दी हो सके मेंशन आ जाए। इतना कहकर व्योम ने कॉल कट किया और बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। उसे चांद से कोई मतलब ही नहीं था। लिविंग रूम में सावित्री जी इस वक्त चुपचाप बैठी हुई थी। अंजलि किसी के साथ कॉल पर बात कर रही थी। सावित्री की परेशानी से बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी डोर बेल की आवाज उनके कानों में पड़ी। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। सर्वेंट ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक 22-23 साल का हैंडसम सा लड़का खड़ा था, जिसे देखते ही सर्वेंट के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, अध्याय बाबा। उस लड़के ने सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, दादी कहाँ है? कहते हुए वो लड़का दौड़ता हुआ अंदर आ गया। उसका ध्यान सोफे पर बैठी सावित्री जी पर गया, जिन्हें देखते ही उसने खुशी से कहा, है जाने मन, कैसी हो आप? क्या आपको मेरी याद आए? कहते हुए अध्याय जाकर सावित्री जी के गले से लग गया। सावित्री जी ने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? तुम तो कल रात को ही आने वाले थे ना? अध्याय ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी माँ, बारिश बहुत ज्यादा तेज थी। आप तो जानती है ना, बारिश में गाड़ी चलाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं रात को फार्म हाउस पर ही रुक गया था और सुबह जैसे ही बारिश रुकी, मैं आ गया। वैसे आपने कहा था कि आपने मेरे जंगली भाई की शादी कर दी है। कहाँ है मेरी क्यूट भाभी? मुझे देखना है उन्हें। आपने जब से उनकी फोटो भेजी, मैं तो उन्हें देखने के लिए तरस गया हूँ। अध्याय की बात सुनकर सावित्री की मुस्कुराने लगी। अंजलि, जो कि चुपचाप अपना मोबाइल यूज कर रही थी, उसने अध्याय को घूरते हुए कहा, आपको गवार उस लड़की हो, उससे मिलने का बहुत शौक है भाई। अंजलि की बात सुनकर अध्याय उसे कंफ्यूज होकर देखने लगा। सावित्री जी ने अंजलि को घूरते हुए कहा, तमीज से बात कीजिए अंजलि, भाभी है वो आपकी। अंजलि ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, मैं किसी गवार को अपनी भाभी नहीं मानती। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और वैसे भी भाई जब उसे खुद अपनी बीवी नहीं मानते तो वह हमारी भाभी कैसे हुई? 2 दिन के अंदर अंदर भाई उसे यहाँ से निकाल देंगे। अंजलि की बात सुनकर अध्याय ने हैरानी से कहा, गवार, तुम हमारी भाभी के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकती हो? वह हमारे भाई की वाइफ है अंजलि। अंजलि ने हंसते हुए कहा, वो गांव की गवार है, जिसे ना पढ़ना आता है ना लिखना, और दादी माँ ने उसे हमारे भाई के गले बांध दिया। क्या आपको सच में लगता है कि भाई किसी गवार के साथ रहेंगे? वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एक और बार डोर बेल की आवाज उन सभी के कानों में सुनाई दी। उन सभी ने दरवाजे की तरफ देखा। सर्वेंट जाकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर इस वक्त अग्निहोत्री परिवार की फैमिली डॉक्टर अदिति खड़ी थी, जिनकी उम्र 45 साल के आसपास थी। डॉक्टर अदिति को देखकर सर्वेंट ने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर अदिति तेज कदमों से चलती हुई अंदर आ गई। उन्हें देखते ही सावित्री जी ने कहा, अदिति तुम यहाँ पर? सावित्री जी की बात पर अदिति ने कहा, हाँ, मुझे व्योम सर ने कॉल करके बुलाया था। उन्होंने अर्जेंटली अपने रूम में आने के लिए कहा है। कहते हुए डॉक्टर अदिति तेज कदमों से चलती हुई लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर आ गई, जहाँ पर व्योम का रूम था।
वही अदिति की बात है सुनकर सावित्री जी के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। अंजलि ने इरिटेट होते हुए कहा, लगता है इस गवार लड़की ने ही कुछ किया होगा, पता नहीं मेरे भाई के साथ क्या कर दिया, उस गवार को तो कुछ नहीं आता। कहते हुए अंजलि भी उठकर खड़ी हो गई। सावित्री की भी जल्दी से लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर आ गई। उन्होंने व्यायाम के रूम के बाहर आकर देखा तो उनका ध्यान व्योम पर गया, जो कि अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर एरोगेंट तरीके खड़ा होकर डॉक्टर अदिति की तरफ देख रहा था। व्योम को सही सलामत देखकर सावित्री जी ने खुद से कहा, इसका मतलब चांद। कहते हुए वो जल्दी से अंदर आ गई। उनका ध्यान अंदर आते ही बेड पर बेजान सी बड़ी चांद पर गया। डॉक्टर अदिति ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, इनकी कंडीशन बहुत खराब है, हमें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, शायद रात भर पानी में भीग रही थी, उनकी पल्स भी स्लो हो रही है। डॉक्टर अदिति की बात सुनकर इरिटेट हुए कहा, आपको जो करना है यही कीजिए, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं इसके लिए अस्पताल के चक्कर लगाऊं। कहते हुए व्योम वहां से जाने लगा। सावित्री जी ने अंदर जाकर चिल्लाते हुए कहा, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? क्या किया आपने हमारी बच्चे के साथ, जो एक दिन में उनकी ऐसी हालत हो गई? ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि आपके पास फालतू टाइम नहीं है, क्या जान लेना चाहते हैं आप उनकी? सावित्री जी की बात सुनकर व्योम ने इरिटेट होते हुए कहा, उसकी जान लेने के लिए मेरे पास फालतू टाइम नहीं है दादी माँ, मुझे ऑफिस जाना है, और रही बात मैंने उसके साथ क्या किया और क्या नहीं, तो मैंने बस उसे अपने रूम से बाहर निकाला। बेचारी रात भर बालकनी में सो रही थी, पानी में भीगने की वजह से तबीयत खराब हो गई, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। कहते हुए व्योम हंसता हुआ क्लोजेट में चला गया। वही उसकी बात सुनकर सावित्री जी के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उन्होंने डॉक्टर अदिति की तरफ देखा, जो कि चांद को चेक रही थी। पीछे पीछे ही अध्याय भी रूम में आ चुका था। उसने घबराते हुए कहा, दादी माँ। कहते हुए उसका ध्यान बेड पर बेजान सी पड़ी चांद पर गया। एक पल के लिए चांद को देखकर अध्याय की नजरें उस पर ठहर गई। अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए कहा, क्या यही भाभी है और क्या हुआ है इन्हें? डॉक्टर ने परेशानी भरी आवाज में कहा, ये रात भर पानी में भीग रही थी, हमें इन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, उनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर की बात है सुनकर सावित्री जी ने आंसू से भरी आंखों से अध्याय की तरफ देखते हुए कहा, अध्याय, चांद को अस्पताल लेकर चलो। अध्याय ने सावित्री जी की आंखों में आंसू देखकर प्यार से कहा, दादी माँ घबराइए मत, भाभी ठीक हो जाएंगी। कहते हुए अध्याय ने आगे जाकर चांद को अपनी गोद में उठा लिया और उसे उसी तरह से लेकर तेज कदमों से दौड़ता हुआ कॉरिडोर से लिफ्ट में चला गया। कुछ ही देर बाद सावित्री जी, अध्याय और डॉक्टर अदिति चांद को लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। चांद को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर लिया गया था। उसके बॉडी में पानी चला गया था और ज्यादा देर तक पानी में भीगने की वजह से उसे निमोनिया हो गया था। सावित्री जी इस वक्त कॉरिडोर में बैठकर रो रही थी। अध्याय ने उन्हें शांत करते हुए कहा, दादी माँ शांत हो जाइए, भाभी ठीक हो जाएंगी। सावित्री जी ने आंसू भरी आंखों से चांद के वार्ड की तरफ देखते हुए कहा, सब हमारी गलती है। ये जानने के बाद भी कि व्योम को अपने स्टेटस की लड़कियों से ही शादी करना, उनके साथ ही रिलेशन में रखना, उनके साथ ही उठना बैठना पसंद है, हमने फिर भी चांद की शादी उनके जैसे पत्थर दिल इंसान से कराई। सब हमारी वजह से हुआ है। क्या हालत हो गई है उस फूल सी बच्ची की। जिंदगी में पहले ही उसने काफी कुछ देख लिया है और अब हमारी वजह से उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। हमने अपने स्वार्थ में आकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हम सच में बहुत बुरे हैं अध्याय, सच में हम बहुत बुरे। कहते हुए उनकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। अध्याय ने जैसे तैसे सावित्री जी को शांत किया। 2 के बाद चांद को होश आ चुका था। वो अभी भी काफी कमजोर लग रही थी। सावित्री जी ने चांद के पास आकर आज भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए बेटा, हमें नहीं पता था कि व्योम आपके साथ ये सब कुछ करेंगे। सावित्री जी की बात सुनकर चांद ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से बस आंसू निकल रहे थे। उसे तो अब ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुनिया में सिर्फ दर्द बर्दाश्त करने के लिए आई है। बचपन से लेकर आज तक उसकी जिंदगी में ऐसा एक भी दिन नहीं आया था जब उसे ऐसा लगा हो कि उसकी जिंदगी अच्छी है। हर वक्त हर पल उसे यही लगता था कि वो जिंदा क्यों है, जब किसी को उसकी जरूरत नहीं है, जब किसी को उससे प्यार नहीं है, तो वो आखिर जिंदा है क्यों। चांद की आंखों में आंसू देखकर सावित्री जी को अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा था। उन्होंने चांद से वादा किया था कि वो उसे एक अच्छी लाइफ देंगे, उसे खुशियां देंगे, उसे परिवार देगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। सावित्री जी को अपने लिए रोते हुए देखकर चांद ने हिम्मत करके धीमी आवाज में कहा, प्लीज दादी माँ रोना बंद कीजिए। आपको हमारे लिए बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हम तो है ही मनहूस, जिसकी जिंदगी में सिर्फ दर्द और तकलीफ लिखी हुई है। आप कैसे हमारी जिंदगी बदल सकती है। चांद ने इतना कहा ही था कि रूम के अंदर अध्याय आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे कैसे, इतनी प्यारी और इतनी ब्यूटीफुल लड़की की लाइफ में दर्द और तकलीफ कैसे हो सकती है। मैं आपकी लाइफ को खुशियों से भर दूंगा। अध्याय की बात सुनकर चांद मासूमियत भरी आंखों से देखने लगी। अध्ययन चांद की तरफ देखकर अदा से अपने बालों को पीछे करते हुए कहा, हेलो, मैं तो अपने बारे में बताना भूल ही गया। मैं हूँ आपका हैंडसम, क्यूट, हॉट, अट्रैक्टिव, इंटेलिजेंट देवर अध्याय अग्निहोत्री। अध्याय की बात सुनकर चांद कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। इस वक्त वो काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। अध्याय ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ भाभी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है।
चांद ने धीरे से कहा, आपने जो जो बोला वो क्या होता है? चांद की बात सुनकर अध्याय बड़ी बड़ी आंखों से चांद को देखने लगा। अगले ही पल उसने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, आपके कहने का मतलब है हैंडसम, क्यूट, हॉट, अट्रैक्टिव और इंटेलिजेंट, इनका मतलब क्या? चांद ने मासूमियत से अपना सर हिलाते हुए कहा, ये सब क्या है? क्या ये सब खाने की चीज है? चांद की बात सुनकर अध्याय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपने निचले होंठ को बाइट करते हुए कहा, भाभी क्या आप कभी स्कूल नहीं गई? अध्याय की बात सुनकर चांद की आंखों में आंसू आ गए। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर अध्याय डरते हुए कहा, क्या हुआ भाभी? आप रो क्यों रही है? क्या आपको मेरी बात बुरी लगी? प्लीज, अगर बुरी लगी है तो आई एम रियली रियली सॉरी। मैं अगली बार से कुछ भी नहीं पूछूंगा। अध्याय की बात सुनकर चांद ने अपने आंसू साफ करके धीमी आवाज में कहा, हमारे गांव में चौथी तक स्कूल था। हम चौथी तक स्कूल गए हैं। उसके बाद दूसरे गांव में था। हमें मामा जी और मामी जी ने स्कूल नहीं जाने दिया। कहते हुए चांद फिर से रोने लगी। चांद की बात सुनकर अध्याय को चांद के लिए बहुत बुरा लगने लगा। सावित्री की भी चुपचाप चांद की बातें सुन रही थी। अध्याय ने प्यार से चांद का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, कोई बात नहीं भाभी, इसमें रोने की क्या बात है? जो हुआ उसे भूल जाइए, पर अब आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। मेरे नालायक भाई ने आपके साथ जो कुछ भी किया उसका बदला तो हम लेकर रहेंगे। दादी है ना, दादी भाई की टांगे तोड़ देगी। अध्याय की बात सुनकर चांद ने डरते हुए कहा, नहीं ऐसा मत करना, उन्हें दर्द होगा ना। चांद की बात सुनकर अध्याय बस उसके मासूम से चेहरे की तरफ देखने लगा। उसने खुद से कहा, भाई आप कितने लकी हो, आपने उनके साथ इतना गलत किया पर फिर भी आपके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहती। आपके पास दिमाग क्यों नहीं है भाई? इतनी प्यारी सी लड़की के साथ कोई ऐसा करता है भला? कोई बात नहीं, आपको जल्दी ही समझ आ जाएगा कि आपको कोहिनूर का हीरा मिल गया है। सोचकर अध्याय ने मुस्कुराते हुए कहा, पर भाई ने तो आपके साथ गलत किया है ना, तो फिर हमें भी तो उन्हें सजा देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि भाई के दोनों हाथ काट देते हैं। अध्याय ने जानबूझकर चांद को परेशान करने के लिए कहा। चांदनी डरते हुए कहा, नहीं ऐसा मत करना, उन्हें दर्द होगा। अध्याय ने प्यार से कहा, पर हमें भी तो उन्हें पनिशमेंट देनी चाहिए ना भाभी। चांद ने मासूमियत से कहा, नहीं अगर हम भी उन्हें पनिशमेंट देंगे तो उन्हें उनमें और हमें फर्क क्या होगा? और वैसे भी दूसरों को तकलीफ देखकर हमें कभी खुशी नहीं मिल सकती, और अगर दूसरों की तकलीफ से हमें खुशी मिलती है तो हम दुनिया के सबसे बुरे इंसान है। एल चांद की मासूमियत में कही गई बात का सुनकर अध्याय के होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई। सावित्री जी ने खुद से कहा, आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं व्योम? भगवान ने आपको चांद के रूप में साक्षात माँ लक्ष्मी दी है, जिसे हर किसी के सुख की चिंता है, अपने दुखों को भूलकर को दूसरों के बारे में सोचती है। काफी देर तक अध्याय चांद के साथ मस्ती मजाक करता रहा। चांद की मासूमियत पर अध्याय का दिल आ चुका था। उसे अपने लिए ये क्यूट लिटिल भाभी बहुत पसंद आई थी, जो इतनी मासूम थी, जैसे कोई छोटा बच्चा। अध्याय ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, ओके भाभी, अब आप बहुत थक चुकी हो, आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, उसके बाद हम घर चलेंगे। घर का नाम सुनते ही चांद की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, पर हमारा तो कोई घर नहीं है। चांद की बात सुनकर अध्याय ने हंसते हुए कहा, भाभी आपकी मेरे भाई से शादी हुई है तो जो उनका है वह आपका है, तो उनका घर भी आपका है, उनका कमरा भी आपका है और वह भी आपके है। अध्याय की बात सुनकर चांद ने धीरे से कहा, पर उन्होंने तो कहा था कि हम उनके लायक नहीं है और वो हमें अपनी पत्नी नहीं मानेंगे। चांद की बात सुनकर सावित्री जी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? उनके कहने से थोड़ी ऐसा होता है। आप महादेव पर यकीन करती है ना? अगर आपके महादेव ने उनके साथ आपका रिश्ता जोड़ा है तो जरूर कुछ सोच कर जोड़ा होगा। बस अपने महादेव पर भरोसा रखिए। आप उनकी बीवी है, उन पर आपका पूरा हक है और उनकी चीजों पर भी। बाकी की बातें बाद में, पहले आप आराम कर लीजिए। आपके लिए फिलहाल आराम करना बहुत जरूरी है। सावित्री जी की बात सुनकर चांद ने अपना सर हिला दिया। सावित्री जी ने प्यार से उसे बेड पर लिटाया और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। चांद आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देख रही थी। आज तक कोई भी नहीं था जो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर उसे सुलाए। कुछ देर में चांद की आंख लग चुकी थी। सावित्री जी ने उसके मासूम से चेहरे की तरफ देखा और अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। अध्याय ने सावित्री जी की तरफ देखते हुए कहा, दादी रिलैक्स, हम भाभी के साथ कुछ भी गलत नहीं करने देंगे भाई को। जो कुछ भी उन्होंने किया वो बहुत गलत था। वो सिर्फ इसलिए भाभी को रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। अगर उनके परिवार ने उन्हें पढ़ाया नहीं तो इसमें उनकी क्या गलती है? और वैसे भी भाई की वो गर्लफ्रेंड वर्तिका पढ़ लिख कर भी गवार है, तो फिर उनसे अच्छी तो हमारी भाभी है। अध्याय की बात सुनकर सावित्री जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे वार्ड के बाहर लाकर धीमी आवाज में कहा, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम इस बच्ची को इस हालत में नहीं देख सकते। दिल कर रहा है कि सच में व्योम से इसका तलाक कर दे, क्योंकि वो सच में इसके लायक नहीं है, पर कभी कभी यह भी सोचते हैं कि वो नालायक कहीं किसी और चुड़ैल को पकड़ कर ना ले आए। एक तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ के साथ शादी करके पहले ही सब कुछ बर्बाद कर दिया है। सावित्री जी की बात सुनकर अध्याय ने हंसते हुए कहा, दादी माँ, मोम भले ही इडियट है पर वो दिल की बुरी नहीं है, आप जानती है ना। अध्याय की बात सुनकर सावित्री जी ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा तो ये बताओ कि क्या तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे से पैसों के लिए शादी नहीं की है? सावित्री जी की बात सुनकर अध्याय चुप हो गया। उसने सावित्री जी की तरफ देखते हुए कहा, ये सारी बातें छोड़िए दादी माँ,
पहले ये बताइए कि अब हमें करना क्या है, क्योंकि भाई तो दोबारा उसे चुड़ैल के पास वापस जाएंगे नहीं, क्योंकि भाई को लगेगा कि चुड़ैल ने उन्हें धोखा दिया है। बस चुड़ैल को मुझ पर शक ना हो जाए, वरना भाई पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। अध्याय की बात सुनकर सावित्री जी ने कुछ सोचते हुए कहा, उसके जितने पुराने बॉयफ्रेंड थे सबको ढूंढो और सबको एक एक करके व्योम के पास भेजो। अध्याय ने चमकती आंखों से सावित्री जी की तरफ देखते हुए कहा, आप तो काफी इंटेलिजेंट हो दादी माँ। आखिर दादी किसकी हो? मेरी। कहते हुए अध्याय वहां से चला गया। सावित्री जी ने अपना सर हिला दिया और वहीं पर बैठ गई। दूसरी तरफ अग्निहोत्री कॉर्पोरेशन में व्योम इस वक्त एक बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसके चेहरे पर बेहद सीरियस एक्सप्रेशन थे। मीटिंग रूम में उसके अलावा 20 से 25 लोग और मौजूद थे। वहां पर मौजूद जितनी भी लड़कियां थी उन सभी का ध्यान व्योम पर था और व्योम का ध्यान प्रेजेंटेशन पर। आधे घंटे के बाद मीटिंग खत्म हो गई। क्लाइंट्स ने व्योम की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, हम चाहते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम आपके साथ मिलकर बनाए। हमने प्रेजेंटेशन भी दिखा दिए हैं। ये पुणे का सबसे आलीशान होटल होगा। व्योम ने प्रेजेंटेशन की तरफ देखते हुए कहा, आपका प्रोजेक्ट काफी अच्छा है, इसलिए मैं आपके साथ ये प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। कहते हुए व्योम अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। व्योम की बात सुनते ही क्लाइंट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ ही देर में प्रोजेक्ट के पेपर साइन हो चुके थे। व्योम ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, तो मीटिंग यहीं पर खत्म हुई। कहते हुए व्योम वहां से तेज कदमों से अपने केबिन की तरफ चला गया। उसके पीछे ही उसका असिस्टेंट विवेक भी आ रहा था। विवेक ने अपने हाथ में पड़ी हुई फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने पता लगाया है, वर्तिका मैडम सच कह रही है। कल किसी ने उनका किडनैप किया था, पर किसने किया था अभी तक पता नहीं चला है। विवेक की बात सुनते ही व्योम के कदम उसकी जगह पर ही रुक गए। उसने खुद से कहा, मुझे लगा ही था कि ये सब कुछ आपने किया है दादी माँ। कहते हुए व्योम अपने केबिन में आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर इस वक्त काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। वो पेपर वेट को टेबल पर घुमा रहा था। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला और उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज सुनाई थी, मिस्टर अग्निहोत्री। इस आवाज को सुनकर वो व्योम ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो दरवाजे पर इस वक्त एक खूबसूरत सी लड़की, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास होगी, खड़ी होकर व्योम को ही देख रही थी। व्योम ने उसे घूरते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मिस बजाज? मीटिंग खत्म हो चुकी है। मीटिंग ग्रुप में मौजूद क्लाइंट में से ये लड़की किसी एक क्लाइंट की बेटी थी। उसने अंदर आते हुए कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, आप मुझे लीना कह सकते हैं। कहते हुए वो लड़की वो व्योम के पास आ गई। उसने व्योम के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, वैसे मिस्टर अग्निहोत्री, जितना सुना था उससे कहीं गुना ज्यादा हॉट है आप। कहते हुए उसके हाथ में व्योम के कंधों से होते हुए उसके गर्दन पर चल रहे थे। उस लड़की ने धीरे से झुककर व्योम की गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, आज रात का क्या प्लान है आपका? लीना की बात सुनकर भी व्योम झट कैसे उसका हाथ मरोड़ते हुए कहा, तुम्हारा खून करने का प्लान है स्वीट हार्ट। कहते हुए व्योम ने लीना को नीचे धक्का दे दिया। व्योम की बात सुनकर लीना पहले ही घबरा गई थी, पर उसके इस तरह से धक्का देने की वजह से वो मुंह के बाल फ्लो पर गिर गई। व्योम ने अजीब तरह से उसे घूरते हुए कहा, मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। व्योम की बात सुनकर लीना ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, आखिर कमी क्या है मेरे अंदर मिस्टर व्योम? इतनी खूबसूरत हूँ, इतनी एजुकेटेड हूँ, इतने अच्छे परिवार से बिलोंग करती हूँ। व्योम ने लीना को घूरते हुए कहा, बिकॉज आई एम मैरिड। मिल गया तुम्हें तुम्हारा जवाब, नाउ गेट लॉस्ट। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।